का जवाब उसको फिर नॉर्थ में मिला जब वो नॉर्थ इलेक्शन लेने गए थे और वहाँ सजाद लोन साहब को, फयाज मीर और बाकी जितने भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे थे उनको चैलेंज करने वहाँ गया था। फिर एक फोटोग्राफ ने उसको इलेक्शन हराया और इंशाल्लाह आप देखोगे गांधरबल में भी उसका यही हाल होने वाला है। फोटोग्राफ की बात कही, फोटोग्राफ का कैंडिडेट जिस पार्टी की तरफ हमने रुख किया उनका कैंडिडेट भी गांधरबल से लड़ रहा है, क्या वो पीडीपी के लिए बारी पड़ सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए गांधरबल में कहीं सेंटिमेंट वोट नहीं है। और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि जब वो उसके दादा साहब चीफ मिनिस्टर थे 4 मरतबा, उसके वालिद साहब थे चीफ मिनिस्टर 4 मरतबा 3 मरतबा और वो खुद 1 मरतबा चीफ मिनिस्टर इसी गांधरबल से थे, उस वक्त उसने क्या किया? जब हमारे पास एक ऑटोनॉमस स्टेट थी, हमारे पास बहुत सारे पावर्स थे, हमारा जो चीफ मिनिस्टर होता था ये पैरेलल टू प्राइम मिनिस्टर होता था। आज की डेट में उसके मुताबिक जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो तो एक मेयर बनता है। आज की डेट में वो क्या कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। हाँ डेफिनेटली आज की डेट में पीडीपी भी कई इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो भी देखेंगे, आप उस पर भी डिस्कस कीजिए, वो भी करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे काफ़ी जमात यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बशीर मीर भी दूसरे असेंबली सेगमेंट से आया है गांधरबल में लड़ने के लिए और आपकी पार्टी में भी काफ़ी नाराज़गी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ हुई, तो कैसे देखते हैं? देखिए अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन बस 2024 ENN की खुसूसी पेशकश देख रहे हैं आप जामिन पीरज़ादा के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गांधरबल में। यहाँ की बात करें, ये अज़ला जो है काफ़ी टाइम सुर्खियों में बना रहा क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल पीडीपी के बशीर मीर होंगे। और आज इस प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान गुफ्तगू है वो पीडीपी के बशीर मीर है जो गांधरबल असेंबली सेगमेंट से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। मज़ीद इनसे जानेंगे क्या इनके तासुरात है। जी आपका खुशामदीद है। थैंक यू। बशीर साहब आपसे जानेंगे कि कितना मजबूत आप पीडीपी को गांधरबल में देख रहे हैं? शुक्र खुदा का, मैं शुक्रिया मतलब तहे दिल से गांधरबल के लोगों को करना चाहूँगा कि जो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जब हमने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया तो उस वक्त एक कसीर तादाद नौजवान की मेरे साथ आई थी और हमने फ़ाइल नॉमिनेशन की। या जो आज हम डोर टू डोर कंपेनिंग जो हमारी चल रही है, जो छोटे छोटे हमारे वार्ड से, छोटे छोटे विलेज से जहाँ पर हम आज जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि लोकल लोगों ने एक मन बनाया है। वो ये मन बनाया है कि लोकल से कहते हैं कि हम आज की डेट में किसी ऐसे शख्स को वोट नहीं देंगे जिस तक हमारी कल रसाई नहीं हो, हमारी एक्सेस नहीं हो। और बशीर मीर को लेकर ये है कि बशीर मीर एक लोकल है, गांधरबल का बेटा है, तो हम इंशाल्लाह बशीर मीर को ही वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें पूरे गांधरबल में। जैसे कि हम देखेंगे काफ़ी जमात यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बशीर मीर भी दूसरे असेंबली सेगमेंट से आया है गांधरबल में लड़ने के लिए और आपकी पार्टी में भी काफ़ी नाराज़गी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ हुई, तो कैसे देखते हैं? देखिए आप कंगन को भी तो गांधरबल ही कहते हो, जब आप कंगन में कहते हो सोनमर्ग कहाँ है वो तो आप गांधरबल में ही कहते हो, अमरनाथ श्राइन कहाँ है वो गांधरबल में ही है, नॉलेज सिंध कहाँ से बहता है वो तो गांधरबल से ही बहता है, ग्रेट लेक्स कहाँ पर है वो तो गांधरबल में ही है, सारा कुछ तो गांधरबल में ही है। अगर आप कहीं पर भी जाए और मेरा एड्रेस अगर आप देखोगे, मेरी एजुकेशन जो हुई है, चाहे मैंने प्राइमरी स्कूल किया है, चाहे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कॉलेज, मेरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सारी तो गांधरबल में हुई है। मैं गांधरबल का बेटा हूँ। जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कहते हैं कि नहीं जी बशीर मीर जो बाहर से आए, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ जो डिलिमिटेशंस हुई, जो उसमें जेरी मैंडरिंग्स हुई, जो हमारे इलाके काटे गए, कंगन से 15,000 वोट जो है वो उठाकर उन्होंने गांधरबल में डाल दिए और गांधरबल से जो है 15,000 कंगन में डाल दिए। ये इसलिए मैच हो सका क्योंकि गांधरबल और कंगन एक ही है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि 15,000 वोटों को ये शिफ्ट करते फ्रॉम गांधरबल टू कंगन एंड फ्रॉम कंगन टू गांधरबल। तो मुझे लगता है कंगन और गांधरबल में कोई फ़र्क ही नहीं है, ये एक ही है। ये कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि इनके पास इस वक्त कोई मुद्दा ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है इनके पास कि ये क्या कहेंगे लोगों को। तो इन्होंने खाली एक इशू बनाया है कि बशीर मीर जो है वो गांधरबल का नहीं है। इतना ही नहीं है, देखिए लोकल नॉन लोकल का इशू बहुत बड़ा इशू है जो लोग कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त लोग कहते हैं वो कहते हैं एक्सेस। वो कहते हैं कि अगर हम किसी शख्स को वोट देते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, वो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं ताकि हमारे मसले मसाइल, हमारे मुश्किलात जो है हम उस तक अपने मुश्किलात पहुँचाएँ। लेकिन उमर साहब का आज भी गांधरबल जब आना होता है, जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं उनकी आप देखिए फ्रिस्किंग कैसे होती है, उनको कैसे कर्सेंटाइन वायर से गुजरना पड़ता है, कैसे मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है। और यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता पिछले सदियों से जो लोग, दहाइयों से जो लोग हैं, उनसे पूछे कि आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर साहब की कितनी रसाई है, कितनी एक्सेस है। वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं जी हमारी रसाई नहीं है, हमारी एक्सेस नहीं है, हमने आज तक नहीं देखा है। तो आज की डेट में लोग कहते हैं कि नहीं जी हम वोट उसको देंगे जो जिसके साथ हमारी रसाई हो, जिस तक हमारी एक्सेस हो। तो और जो नौजवान है तो बशीर मीर में उनको
इंशाल्लाह ये खूबी नज़र आती है कि बशीर मीर में है, इसलिए मुझे सपोर्ट करते हैं। बशीर साहब, पीडीपी का जमात का भी हमने मंशूर देखा और काफ़ी सारी जमातों ने मंशूर जो है इजरा किया। आप गांदरबल के अवाम के लिए, गांदरबल के नौजवानों के लिए बशीर मीर क्या कुछ खास करेगा जो बाकी जमातों से मुख्तलिफ है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा, पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का बताऊँगा और फिर मैं PDP का भी बताऊँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त उठाया है, जो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, जो इनका कैंडिडेट भी है, असेंबली कैंडिडेट, वो हर एक जगह पर वो एक इशू उठाता है। वो पावर बिल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ कहता है कि पावर फीस जो यहाँ 400 थी वो अब 1600-1200 पर चली गई। लेकिन मैं उसको याद दिलाना चाहूँगा कि जो यहाँ जो हमारी पावर क्राइसिस चल रही है इस वक्त, या जो हमें पावर इतना महंगा मिलता है नॉर्दर्न ग्रिड से, तो ये क्यों मिलता है? आपको याद होगा 1998 में एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डॉक्टर फारूक ने एज ए चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ साइन किया था, जिसमें हमारे सबसे बड़े 11 पावर हाउस उन्होंने बेच खाए। रीज़न ये है कि आज जो हम ये मुसीबत देख रहे हैं, बिल्ले इतने उफान पर है, इतनी हाइक उसमें दी गई, इतनी ज़्यादा रेट गई है, तो वो सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, आपने मुझसे सवाल पूछा, या अगर आप देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो जहाँ भी यहाँ आते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि जनाब आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए वो करूँगा, ये करूँगा। जबकि आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले वो शख्स खुद कहता है कि नहीं जी, मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यूटी में इलेक्शन लड़ना और फिर चीफ मिनिस्टर बनना एक मेयर की हैसियत रखता है। कल अगर मुझे किसी चपरासी की ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी तो मुझे पहले LG से अप्रूवल लाना है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 1000 है, 2000 है, जैसे गांदरबल से हम 20 है, वाहिद पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही कैंडिडेट है जो उमर साहब है, जो 2 जगहों पर इलेक्शन लड़ रहा है। आज डेट में वो गांदरबल आ रहा है और गांदरबल के लोगों को कह रहा है कि नहीं जी, यहाँ पर कुछ नहीं है, गांदरबल का इत्साल हुआ है, मैं गांदरबल के लिए ये करूँगा, मुझे मौका दीजिए, मैं वो करूँगा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि जब वो, उसके दादा साहब चीफ मिनिस्टर थे 4 मरतबा, उसके वालिद साहब थे चीफ मिनिस्टर 4 मरतबा, 3 मरतबा, और वो खुद 1 मरतबा चीफ मिनिस्टर इसी गांदरबल से थे। उस वक्त उसने क्या किया? जब हमारे पास एक ऑटोनॉमस स्टेट थी, हमारे पास बहुत सारे पावर्स थे, हमारा जो चीफ मिनिस्टर होता था ये पैरेलल टू प्राइम मिनिस्टर होता था। आज की डेट में उसके मुताबिक जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो तो एक मेयर बनता है। आज की डेट में वो क्या कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आज की डेट में पीडीपी पे भी कई इल्ज़ाम लग रहे हैं। वो भी देखिए, आप उस पर भी डिस्कस कीजिए, वो भी करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे उमर साहब कर क्या सकता है? देखिए, उमर अब्दुल्ला का एक ही मकसद है। उमर अब्दुल्ला का मकसद ये है कि वो अपनी हेगेमनी दिखाना चाहते हैं। वो आज भी सेंटर में बैठे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिखाना चाहते हैं, नहीं जी नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना ताकतवर है। जो आपने देखा होगा पास्ट में कुछ महीने पहले जब यहाँ PAGD था और PAGD से उसने PDP को बाहर निकाला, कहा नहीं इसका कोई वजूद नहीं है, और भी बाकी जितनी पार्टीज़ थी उनको उसने इग्नोर किया कि इनका कोई वजूद नहीं है, अगर यहाँ कोई है तो बस शेख है और NCA इसके सिवा कोई नहीं है। और उसका जवाब उसको फिर नॉर्थ में मिला, जब वो नॉर्थ इलेक्शन लड़ने गए थे और वहाँ सजाद लोन साहब को, फयाज़ मीर और बाकी जितने भी दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे थे उनको चैलेंज करने वहाँ गया था। फिर एक फ़ोटोग्राफ ने उसको इलेक्शन हराया और इंशाल्लाह आप देखोगे गांदरबल में भी उसका यही हाल होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, आपने मुझसे जो सवाल पूछा मैं उस पर आ रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि बशीर मीर आप गांदरबल के लोगों के लिए क्या करोगे? देखिए, गांदरबल को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ वसाइल से नवाजा है। गांदरबल एक मतलब ये सोने की चिड़िया है। गांदरबल का मुझे मानना है कि अगर ये अच्छे हाथों में होता, गांदरबल आज मतलब नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट होता पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन गांदरबल का हाल आप देखिए, जो हमारा मनगाम से लेकर हमारा नागबल तक जो रोड जाता है उसका हाल आप देखिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम का आप हाल देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या करके रखा है। अगर यहाँ कॉलेजेस बने वो PDP के दौरे हुकूमत में बने, अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स बने वो दौरे हुकूमत PDP के दौरे हुकूमत बने। उमर साहब और उसकी फैमिली 3 मरतबा 10 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहकर यहाँ ब्रिजेस नहीं बना सके। उन्होंने वातलबाग ब्रिज नहीं बनाया, उन्होंने वायल ब्रिज नहीं बनाया, जो बड़े बड़े ब्रिजेस थे, और भी जो बड़े बड़े ब्रिजेस यहाँ पूरे नाले सिंध पे बने ये उन्होंने नहीं बनाए। ये अगर बने ये PDP के दौरी हुकूमत में बने। मुझ पर जो सवाल है कि बशीर मीर आप क्या करोगे, मैं कहता हूँ कि कंगन का ये जो सारा एरिया जो गांदरबल और कंगन एरिया जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, इसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है। हम यहाँ टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे जितने भी ऑफ बीट एरियाज है, लाइक हमारे यहाँ ग्रेट लेक्स है, लाइक सोनामर्ग है, नाला सिंध है, मानसबल लेक है, या बाकी जितनी भी जगह है हम उनको प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ पर रोज़गार के वसाइल पैदा कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ा वसाइल हमारे पास यहाँ पर था, आपको पता होगा, वो था यहाँ जो हमारे नाले सिंध पर जो इसके रिपेरियन में लोग रहते हैं, यानी कि इसके इर्द गिर्द रिपेरेंस में इसके लोग रहते हैं, वो
सदियों से, मुझे लगता है कहीं दिहाइयों से इसी पर डिपेंड रहते थे। वो वहाँ से बाजरी निकालते थे, वहाँ से स्टून्स निकालते थे, वहाँ से रेता निकालते थे और अपना घर चलाते थे। लेकिन बदनसीबी SRO 105 इन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू यहाँ पर किया, उनसे वो हुकूक छीने गए, बाहर से ठेकेदार लाए गए, उनको यहाँ ठेके दिए गए। और आज की डेट में अगर हमारे किसी टिपर वाले को, किसी ट्रैक्टर वाले को, किसी JCB वाले को, किसी मज़दूर को नाले सिंध में देखा जाता है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है और फिर एक क्रिमिनल की तरह पुलिस स्टेशन में खड़ा करके उसके फ़ोटोग्राफ्स उठाए जाते हैं और सोशल मीडिया में अपलोड किए जाते हैं, उन्हें इस तरह बेइज्जत किया जाता है। मैं बशीर मीर वादा करता हूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके हक़ में उठूँ, मैं उनके हक़ में बात करूँ, मैं उनके हक़ में उठूँ, मैं उनके हक़ में बात करूँ कि जो उनसे उनका रोज़गार जो ज़बरदस्ती छीना गया है, मैं उस पर बात करूँ। मैं बशीर मीर, तो मेरे जो मसले, मेरा जो एजेंडा है, जो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, और भी छोटे छोटे मसले होते हैं। देखिए, इलेक्शन इतना ही नहीं होता है, आप कितना बड़ा रोड बनाओगे, आप कितना बड़ा अस्पताल बनाओगे। MLA जब इंसान बनता है, MLA के पास छोटे गरीब लोग रोड ही नहीं ढूंढते। जो यहाँ वोट डालने वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास और बेलो पॉवर्टी लाइन्स लोग रहते हैं, उनको खाली अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है। बनने चाहे अस्पताल, मैं नहीं कहता हूँ बनने चाहे, लेकिन उनके पास छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं। मतलब राशन कार्ड्स का मसला होता है, बिजली बिल्स का मसला होता है, और जो मतलब हेल्थ सिस्टम जो उसका मसला होता है, एजुकेशन में जो वो बहुत वीक है, वो मसले होते हैं। मैं वादा करता हूँ बशीर मीर, मैं उन पर काम करूँगा। जैसे कि आपने फ़ोटोग्राफ की बात कही, फ़ोटोग्राफ का कैंडिडेट जिस पार्टी की तरफ आपने रुख किया, उनका कैंडिडेट भी गांधरबल से लड़ रहा है, क्या वो PDP के लिए बारी पड़ सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, गांधरबल में कहीं सेंटिमेंट वोट नहीं है। आप मुझे बताइए, रिसेंटली आपने देखा होगा, उमर साहब ने एक इंटरव्यू में यहाँ ही कहीं कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे पीछे क्यों इंजीनियर रशीद, मेरे पीछे क्यों सरजान बरकाती, मेरे पीछे कुछ ऐसा ही उसने कहा था। लेकिन मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि ये खाली गांधरबल में ये इलेक्शंस नहीं हो रहे, पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। जो ये इंजीनियर रशीद की पार्टी है, इन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपने कैंडिडेट्स उठाए, हर एक जगह पर, खाली गांधरबल में तो नहीं उतारे। लेकिन मैं गांधरबल का बता देना चाहता हूँ कि गांधरबल के लोग खबरदार है, यहाँ की यूथ खबरदार है, यहाँ सेंटिमेंट को कभी वोट नहीं देगी। बशीर साहब, एक और सवाल आपसे रहेगा, 10 साल के तवील अरसे के बाद असेंबली इलेक्शंस वादी में हो रहे, तो कैसे देखते हैं आप इन इलेक्शंस को? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों में जोश है, लोग जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो एक मुसीबत से गुजरे, एक ट्रॉमा से गुजरे, जो 2019 में मतलब मैं बताऊंगा अनकॉन्स्टिट्यूशनली हम पर जो एक फ़ैसला लिया गया और हमारा आर्टिकल 370 हमसे छीना गया और लोग कंप्लीट ट्रॉमा में चले गए। लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। लोगों को महरूम रखा गया था, उनको कंप्लीट ओब्लिटरेट किया गया था कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रल प्रोसेस जो है, जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे लोगों को तकरीबन 10 साल से दूर रखा गया। लेकिन आज की डेट में अगर आप लोगों में देखोगे, लोगों में जोश है, लोग चाहते हैं कि वो किसी न किसी को वोट दे, उस शख्स को वोट दे जो कल उनको रिप्रेजेंटेट करे, उस पार्टी को वोट दे जो कश्मीर के एहसासात को रिप्रेजेंटेट करे। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला इलेक्शन है, इसमें बढ़ चढ़ कर नौजवान हिस्सा लेंगे, लोग हिस्सा लेंगे और एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। आखिर में मेरा सवाल रहेगा, ये सवाल मैं हर किसी सियासतदान से पूछता हूँ। आम लोगों की हमेशा ये शिकायत होती है कि जब हम किसी सियासतदान को चुनते हैं, वो पावर में आता है, इक़्तिदार में आता है, तो फिर हमें वो भूल जाता है, हमारे लिए दरवाजे बंद होते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है, कोई भी काम नहीं होता। तो इस पर बशीर मीर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा जो ज़ाती बैकग्राउंड रहा है, मैं मज़दूर तबके से रहा हूँ। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे, मेरा आज ही नहीं है कि मैं लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ और इलेक्शन लड़ूंगा। मैं इससे पहले मज़दूर यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ बालतल में, तकरीबन 10-12 साल। मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ भी बहुत अच्छी सेहत थी मेरी। मैं एज ए स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छा रहा हूँ और मेरा ये है कि मैं हमेशा लोगों में रहा हूँ। और आज की डेट में जो कोई इलेक्शन लड़ेगा और फिर लोगों में नहीं रहेगा, जैसे आपने बताया, मुझे लगता है कि दूसरी मतलब उसको लोग बाय करेंगे। 5-6 साल के बाद तो इलेक्शन होने वाले हैं ना, ये तो ज़िंदगी भर के लिए बशीर मीर का दरवाज़ा खुला रहेगा। ये तो आपने देखा होगा पास्ट में भी, जब यहाँ PDP की हुकूमत में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मेरे पास बहुत सारे पावर्स महबूबा जी ने दे रखे थे और लोगों से पूछे जो गांधरबल में लोग रहते थे, जिस किसी को भी मेरे पास काम पड़ा तो मैंने वो काम किया। बशीर मीर हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, नॉट ओनली पोलिटिकली एज वेल एज सोशली। अगर सोशली में बशीर मीर की कहीं पर ज़रूरत थी, कहीं पर भी ज़रूरत थी, चाहे सोनामर्ग में थी, चाहे बालतल में थी, चाहे और कहीं पर भी ज़रूरत थी, आपने देखा होगा कि बशीर मीर हमेशा अवेलेबल रहता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर।